नमस्कार दोस्तों कोरोना एक बार फिर से सिर उठा चुका है और हालात ये हैं कि स्थितियां बड़ी अनिश्चित हो गई हैं। कोई भी विश्वस्त या वैज्ञानिक या तार्किक स्थिति हमारे सामने नहीं आ पा रही जिसके बूते पर हम ये कह सकें कि ये संकट कितना वक्त लेगा। बहरहाल आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय है ओशो की प्रॉपर्टी कोविड के आधार पर नीलाम होने के कगार पर पहुंच गई है और नीलामी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मित्रों, ये एक बड़ी अजीब सी सनसनीखेज जो बात उठी है ये जहन को हिला के रख देती है कि वो ओशो जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में लगभग सभी देशों में उसकी शाखाएं हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसके श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में भी हो सकती है, मुमकिन हो सकती है, यद्यपि उसका सही कोई अंदाज़ लगाना या सही आंकड़े उसके बारे में उपलब्ध करा पाना ये संभव नहीं है। लेकिन ये है कि दुनिया के लगभग 56 देशों में ओशो के अपने आश्रम और उसके बाद उसका एक वास्ट एम्पायर पब्लिकेशंस का, प्रकाशनों का, और प्रकाशन भी विश्व की 22 भाषाओं में, जिसकी किताबें लोग दीवानों की तरह पढ़ते हों, जिसकी हर बात एक मुहावरा बन गई हो और जिसकी लोग वर्चुअली एक मेडिटेशन के पद्धति के अनुसार उसको ईश्वर का दूसरा स्वरूप मानने को भी लोग आमादा हैं। और करोड़ों लोग अगर ऐसे हैं तो उसके बाद ये नौबत कैसे आई कि प्रॉपर्टी ओशो की संपत्ति, जो कि ओशो की अपनी नहीं थी लेकिन ओशो के साम्राज्य की थी, ओशो के दर्शन की थी, ओशो की फ़िलॉसफी की थी, ओशो द्वारा स्थापित संस्थानों की थी, वो प्रॉपर्टी जो है नीलाम होने के कगार पे पहुंच गई है। फ़िलहाल जो नीलामी है मित्रों, ये ओशो का एक सेंटर है बोशो के नाम से भी, वो भी वहीं उसी स्थान पर है जिस स्थान पर पुणे में विश्व प्रसिद्ध, विश्व भर में चर्चित आश्रम ओशो का जिस स्थान पर है उसी स्थान पर वो सिलसिला चल पड़ा है। और बोली देने वाले जो लोग हैं उनमें राहुल बजाज भी हैं जो कि बहुत बड़ी उद्योगपति हैं और जो अंतिम जो बोली की जो ऑफ़र है, जो पेशकश है, वो 107 करोड़ की है। और कहा यही जा रहा है कि जो बोशो सेंटर, ओशो के संस्थान का एक भाग जिसको बेचने की बात आ रही है वो कुल संपत्ति का सिर्फ 10% है। 10% भाग की जो बोली है वो 107 करोड़ में जा रही है और लेने वाला भी एक उद्योगपति है। और ये निश्चित है कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, जो लोग जो प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में लेंगे, वो निश्चित रूप से वहाँ कोई धार्मिक सेंटर खोलने नहीं जा रहे, ना वहाँ कोई वो दान पुण्य का या कोई अस्पताल खोलने जा रहे हैं, ना कोई वहाँ चैरिटी की एक कोई संस्थान जो है उसकी बुनियाद रख रहे हैं। सीधी सी बात है कि उनका मकसद इससे मुनाफा कमाना है। अब दिक्कत ये है कि ये भी एक रहस्यों की दुनिया है ओशो के आसपास भी। जितना दर्शन उसने दिया, जितना फ़लसफ़ा उसने दुनिया भर को दिया, उतने फ़लसफ़े के बावजूद भी स्थिति आज ये है कि उस दुनिया को समझ पाना आसान नहीं है। और उसने विश्व के सभी धर्मों पर जो टीका टिप्पणियाँ जो भी की हैं, जो व्याख्याएँ उनकी दी हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, वो आज भी व्यापक संख्या में लोगों को ज़्यादा स्वीकार्य हैं क्योंकि उनमें तर्क भी है, उनमें प्रस्तुति का एक ढंग भी है और आगे उसकी जो वैचारिकता का फैलाव करने वाले हैं वो भी बड़े प्रबुद्ध लोग रहे हैं अब तक। दिक्कत मित्रों ये आ गई कि जो वहाँ का सेंटर है पूना वाला, वो वस्तुतः अब ये पता चल रहा है कि वो यहाँ के लोगों की संपत्ति नहीं है। उसका एक संचालन जो करने वाला एक जो ट्रस्ट है उसका मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख में इसलिए फैसले इस प्रॉपर्टी के स्वामित्व के बारे में लिए जा रहे हैं
क्योंकि यहाँ के जो संचालक या प्रबंधक हैं उनका ये कहना है कि अब स्थिति ये है कि इस आश्रम की देखभाल, इसकी गतिविधियों को कोरोना काल में बनाए रखना, इसकी वही जो मूल अवधारणा है उसको कायम रख पाना, उसकी स्वच्छता कायम रख पाना, उसका संचालन करते रहना, अगर प्रिंटिंग प्रेसेस हैं तो उनका संचालन करते रहना, सारे के सारे इतने विशाल साम्राज्य को संभालना जो है वो संभव नहीं रहा, क्योंकि पर्यटकों का आना या श्रद्धालुओं का विदेशों से आना वो बिल्कुल रुका हुआ है। अब श्रद्धालु अपनी अपनी जान बचाने को विश्व भर में 56 देशों में अगर वो बेचारे खुद आतंकित हैं, अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनके सामने समस्या सिर्फ ओशो का आश्रम, अपने भगवान का आश्रम बचाने की नहीं है। उनके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राथमिकताएं हैं, जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, और उन्हीं प्रायोरिटीज़ के बेस पे मित्रों ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। अब आश्रम के जो प्रबंधक हैं वो अपने ढंग से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो उसको चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। जिस ढंग से सब कुछ किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि इसकी प्रॉपरली जो पब्लिसिटी, जो एडवर्टाइज़ किया जाना था वो भी प्रॉपरली नहीं किया गया। जो विश्व स्तर पे जो टेंडर मांगे जाने थे वो भी उस ढंग से कानूनी दाव पेच से थोड़ा सा बाहर रखे गए हैं। तो ये सारा का सारा जो सिलसिला है ये संदेहास्पद है, और इसलिए ओशो की प्रतिष्ठा पर इस तरह से आँच आए ये आश्रम के वर्तमान संचालक नहीं चाहते। लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग बेचने पे आमादा है उनका ये कहना है कि जब आप इसको चला ही नहीं पा रहे, आप 90% जो शेष संपत्ति है उसके संचालन के लिए भी आपको फंड्स का क्रंच है, संकट है, आपके पास पैसे ही नहीं हैं रख रखाव के लिए, आप इसका संचालन जब कर ही नहीं पा रहे बिना किसी आर्थिक संसाधन के, बिना वित्तीय संसाधन के, तो अगर इसका एक छोटा सा अंश 10% भाग अगर बेचकर सारी व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है तो उसमें हर्ज भी क्या है। और ये बहस मुबाहिसा ये चल रहा है मित्रों, और ये संकट जो है ये कोरोना से जो उपजा है संकट, इसने बहुत सारी चीज़ों को अपने दायरे में, अपने घेरे में लिया है, और उन घेरों में ओशो का आश्रम भी और ओशो के दर्शन का जो प्रचार का जो एक माध्यम था वो भी उसी संकट का शिकार होने जा रहा है। ये खबर अपने आप में बहुत ज़्यादा पेचीदा भी है, हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी है कि आखिर एक व्यक्ति के आप दीवाने हैं, उसके लाखों दीवाने हैं, लेकिन लाखों दीवाने इतने संसाधन भी नहीं जुटा पा रहे कि वो आश्रम, वो पहचान ओशो की और उसका जीवन दर्शन, उसको संजो कर बचा कर सेफली रखा जा सके। शुक्रिया दोस्तों।